नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप गूंज देख रहे हैं। मोदी 3.0 का आधिकारिक तौर पर कामकाज आज शुरू हो चुका है। कल देर शाम मंत्रालयों का बंटवारा हुआ और आज 72 मंत्रियों ने अपने अपने दफ्तर जाकर जिम्मेदारी ले भी ली है। आपको अमित शाह नजर आ रहे हैं। इसी तरह बाकी 72 जो मंत्री हैं उन्होंने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया है। यहाँ सरकार अपने काम पर लगी और वहां विपक्ष अपने काम पर लग गया। भैया क्या उनको मंत्रालय का बंटवारा विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा है। उन्हें बीजेपी के घटक दलों की अचानक चिंता सताने लगी है और इसीलिए हमलों और तंज का दौर तेज हो गया है। मसलन आरजेडी के तेजस्वी यादव, जिनकी पार्टी बिहार में लड़ी है 23 सीटों पर और जीत हासिल की है 4 सीटों पर, वो कह रही है कि मंत्रालयों का जो बंटवारा है वो ठीक नहीं है। जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। तो इनको झुनझुना लग रहा है मंत्रालय। उधर उद्धव ठाकरे के राइट हैंड संजय राउत, जिनकी पार्टी ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा, 9 सीटों पर जीत हासिल की, उन्हें जेडीएस की फिक्र हो चली है। सुनिए। ना नीतीश कुमार जी को बड़ा मंत्रालय मिला है उनके पार्टी को, और ना चंद्रा बाबू को बड़ा मंत्रालय। रेलवे मांगते थे, लोकसभा का स्पीकर मांग रहे थे, कोई बोल रहा है अब फिनांस मिनिस्ट्री मांग रहे। क्या मिला क्या? आप देखिए ना, आप मुझे बताइए उनके पोर्टफोलियो क्या है। कुमार स्वामी को मिला है मोस्ट रिजेक्टेड पोर्टफोलियो, क्या? हेवी इंडस्ट्री मिला है। किसी को कुछ नहीं मिला है, बीजेपी ने आपस में बांट लिया है सब। अब समझ में ये बात नहीं आ रही है कि देश चलाने वाला कोई भी या देश को चलाने वाला कोई भी विभाग या मंत्रालय किसी भी राजनीतिक दल के लिए झुनझुना कैसे हो सकता है। हर मंत्रालय का अपना महत्व होता है, समझ लीजिए। और कैसे? देखिए, शरीर का हर जो हिस्सा है उसका एक एक्सपर्टीज डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। आँख कान नाक का ईएनटी होता है, दिमाग के लिए जो है एक अलग किस्म का डॉक्टर होता है। अगर दिल की बात करें तो कार्डियोलॉजिस्ट होता है, चमड़ी की बात करें तो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। पूरा शरीर तंदुरुस्त रहे उसके लिए हर एक अंग को समझने वाला एक विशेषज्ञ होता है। देश भी अलग अलग जो उसके अंग है उसको समझने के लिए अलग अलग मंत्रालय, उसको चलाने के लिए अलग अलग मंत्रालय। अब आप ये कह दीजिएगा कि नहीं भाई, ये जो चमड़ी वाला डॉक्टर है ये तो झुनझुना वाला डॉक्टर है, मतलब अगर वो मंत्रालय आपके हिसाब का नहीं है तो झुनझुना हो गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जितिन राम मांझी, उनको क्या मिला है? उनको सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई मंत्रालय दिया गया है। इस विभाग के अंदर छोटे छोटे उद्योग जैसे कि खादी हो गया, ग्रामीण उद्योग हो गया, मंझली स्तर की जो फैक्ट्रीज हैं वो हो गई। इस सेक्टर की भारत की जीडीपी में हिस्सेदारी आपको पता है कितनी है? 29%। भारत जो सामान एक्सपोर्ट करता है ना, उसमें 45% हिस्सेदारी एमएसएमई की है। सरकारी आंकड़ों की ही बात कर रही हूं। 15 करोड़ से ज्यादा रोजगार का सृजन ये सेक्टर करता है। इस विभाग का बजट 22,000 करोड़ का है। अब ये झुनझुना वाला हो गया मंत्रालय। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर से सांसद ललन सिंह, उनके विभाग को भी समझा देती हूँ। 2 विभाग है इनके पास, एक तो पंचायती राज है और एक मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। पंचायती राज विभाग का सालाना बजट कितना है आप जानते हैं? करीब 1100 करोड़ रुपए। इस विभाग का मुख्य काम क्या है? देश के गांव की सरकार यानी कि पंचायत के लिए फंड देना और उनका विकास देखना। यानी देश की 2,50,000 ग्राम पंचायतें इसी विभाग के जरिए मदद पाती है। उधर पशुपालन और मछली पालन की अगर बात करूं तो उसके हिस्से करीब 7,000 करोड़ का बजट है, वो भी सालाना महज। देश भर में 2 करोड़ 80 लाख लोग मछली पालन पर निर्भर करते हैं और 2 करोड़ से ज्यादा लोग पशुपालन पर निर्भर करते हैं। और भारत के गांव की 55% आबादी पशुपालन करती है। तेजस्वी यादव को भले ही ये विभाग झुनझुना वाले लगे, लेकिन भारत की कृषि जीडीपी में इस सेक्टर की 25% हिस्सेदारी है। अब जेडीएस को जो मंत्रालय मिला है उसके बारे में बता देती हूं। संजय राउत बड़े आग बबूला हो रहे हैं। जेडीएस के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को स्टील और भारी उद्योग विभाग सौंपा गया है और यही भारी उद्योग संजय राउत को हल्का लग रहा है। स्टील और हैवी इंडस्ट्री विभाग के बारे में बता देती हूँ। सालाना बजट इसका 7,000 करोड़ का है।
भारत में स्टील उद्योग की जीडीपी में 2% की हिस्सेदारी है। 25 लाख से ज्यादा लोग इस उद्योग की वजह से रोजगार पा रहे हैं। और टीडीपी की अगर मैं बात करूं, श्रीकाकुलम से सांसद राम मोहन नायडू सबसे यंग है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय उनको मिला है। इस मंत्रालय का सालाना बजट कितना है? 2300 करोड़ रुपए। 2300 करोड़। देश में नागरिक उड्डयन विभाग से करीब 2,50,000 लोग डायरेक्ट रोजगार पाते हैं। और मैं उन लोगों की तो बात ही नहीं कर रही हूं, उनकी संख्या अलग है जो एयरपोर्ट के लिए टैक्सी और फ्लाइट बुकिंग के लिए जो ऐप जैसे जुड़े काम से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान के मंत्रालय को देख लीजिए ना। चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय मिला है। इसका सालाना बजट कितना है? 3200 करोड़ रुपए। देश भर का 12% रोजगार इस सेक्टर से निकलता है। 5100 करोड़ का निर्यात भारत इस सेक्टर में करता है। और कृषि जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी कितनी है? 18%। अब इन पांचों मंत्रियों को मैं मिला दूं और इनके मंत्रालयों के बजट को मिला दूं तो 40,000 करोड़ का बजट है। 40,000 करोड़ वाले बजट से जुड़े मंत्रालय जो है सहयोगी दल के कैबिनेट मंत्रियों के हिस्से आए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को क्या लगता है, संजय राउत को क्या लगता है, ये झुंझुना है और ये हल्के मंत्रालय है। समझकर बयानबाजी दे तो समझ में आता है। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष को यह तय कर लेना चाहिए कि उसका नैरेटिव क्या है। पहले नैरेटिव यह था कि अब जो बीजेपी है वो लंगड़ी लूली सरकार रहेगी, यही कहा गया था ना। या तो वो लंगड़ी लूली सरकार है, बैसाखी की उसे जरूरत है और इसीलिए बड़े इंपॉर्टेंट मंत्रालय जो है वो सब जगह बांट देगी, या फिर वो हल्के फुल्के मंत्रालय दे रही है, इसका मतलब वो मजबूत सरकार है। अब ये तय करना है विपक्ष को। ये बयानबाजी जो चली है, इस पर जो जवाब आया है, पहले उस जवाब को सुन लीजिए आप मंत्रियों की तरफ से। और जो आपको दिख रहा है, जो विभाग है वो दिखने वाला आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ विभाग, इसलिए आप किसी भी चीज में नेगेटिविटी को देखते, नेगेटिविटी को नहीं देखना चाहिए, पॉजिटिविटी को देखना। हमारा कंसेप्ट बहुत बचपन से रहा है कि काम कोई छोटा नहीं होता है, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा होती है। अपने विभाग की उपलब्धियां जब जनता के सामने हम लोगों के द्वारा रखी जाएंगी तो जो इस उम्मीद के साथ तंज कसने का प्रयास कर रहे हैं उनको अपने आप जवाब मिलेगा। तो चलिए अब गूंज की शुरुआत करते हैं। इस पॉइंट पर डिस्कशन जरूरी है कि कौन सा नैरेटिव विपक्ष चाहता है। मोदी मजबूर हो गए हैं, मजबूरी वाला एनडीए चला रहे हैं, या फिर वो मजबूत है और जो सहयोगी दल है उसे झुंझुना पकड़ा गया है। दोनों में से एक ही बात सच होती है। चलिए शुरू करते हैं गूंज। जो सवाल हमारे जहन में है, आपके जहन में, उसका जवाब देने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ स्टूडियो में आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। इस वक्त स्क्रीन पर आपको मनोज काका नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मनोज भाई, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। और आपको स्टूडियो में सत्य प्रकाश जी दिखाई दे रहे हैं जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ये दो साथी तो यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, लेकिन आपको बता दें कि बाहर से हमारे साथ इन सवालों का जवाब देने के लिए सुधांशु त्रिवेदी जी अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ने वाले हैं। आपको दो इस वक्त नए चेहरे नजर आ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करवाऊं। उससे पहले तहसीन पूनावाला आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। तहसीन, बहुत बहुत स्वागत है। टीडीपी से ज्योत्सना तिरुनगरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है ज्योत्सना आपका। और आरजेडी से सारिका पासवान आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। सारिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत जो है सारिका जी मैं आपसे करना चाहूंगी। एक तो लेडीज फर्स्ट भी, और दूसरा आरजेडी की तरफ से ये कहा गया है कि ये क्या झुंझुना पकड़ा दिया है। मंत्रालय झुंझुने होते हैं क्या? नहीं रूपिका जी, बहुत धन्यवाद आपको पहले मौका देने के लिए। और देखिए, तेजस्वी यादव जी ने जो बात कही है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि अभी जो केंद्र में सरकार बनी है, एनडीए की सरकार, जो कि सबको पता है कि वो 4 पहिए पे यानी 4 बैसाखियों के सहारे वो बनी है। जो लोग कल तक कह रहे थे कि मोदी जी आएंगे, जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे, और ना जाने क्या क्या उन्होंने कही थी, और मोदी जी आज खुद ही पूर्णतः नहीं आ पाए, मोदी जी को सहारा लेना पड़ा। कल तक जो मोदी जी एक फ्रेम में दिखाई देते थे इकलौते,
आज उसी फ्रेम में और भी कई चेहरे आज दिख रहे हैं। ये एक लोकतंत्र की ताकत है, मजबूती है और बड़ा खूबसूरत तस्वीर भी मैं तो कहूँगी। और जो बातें आज हम विषय जिन पे आज चर्चा कर रहे हैं कि भाई झुंझुना पकड़ा दिया गया, इसके पहले भी तो जब बिहार ने इनको 39 सांसद दिए थे, केंद्र में सरकार जब बनी थी, तब हमारे बिहार से कई लोग थे जिनको कई मंत्रालय मिले थे। तब उन लोगों ने बिहार के लिए क्या किया? प्रश्न ये है बहुत बड़ा। ये नहीं प्रश्न है कि किसको क्या मिला, क्या दिया गया, मोदी जी ने किस समीकरण को साधा, चिराग जी को मंत्रालय दिया, उन्होंने ललन सिंह जी को मंत्रालय दिया, मांझी जी को क्या दिया। विषय ये नहीं है, दो नैरेटिव सेट कर रहे हैं। पहले भी पहला आपने क्या कहा कि ये जो है बैसाखी वाली सरकार है, तो जब बैसाखी वाली सरकार होगी तो वो सारे मजबूत मंत्रालय अपने पास कैसे रख सकती है? फिर तो वो डर के रहेगी ना, फिर तो वो कांप कर रहेगी। आप कह रहे हैं लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है झुंझुना, या फिर झुंझुना पकड़ाएगी। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है ना, या तो कहिए कि ये मजबूर सरकार है, या फिर जो आप कह रही हैं झुंझुना पकड़ा गया तो इसका मतलब मजबूत सरकार है कि जो मुझे पसंद मैं अपने पास रखूंगा और बाकी जो है अपने साथियों में बांट दूंगा। नहीं, ये मजबूत सरकार तो कहीं से दिखता नहीं है। मजबूर सरकार है, बिल्कुल ये दिखता है। और ये डर और ये दहशत आज भाजपा के तमाम नेताओं के चेहरे पे भी दिखाई दे रही। इन्हें भी पता है कि कल की सुबह हम उठेंगे तो हम इस सत्ता में रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, कल हम प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं, आज हम मंत्री हैं कल हम मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। और यही कारण है कि हम बोल रहे हैं कि ये मजबूत नहीं, ये मजबूर सरकार है। तो फिर सारे मजबूत मंत्रालय मनोज काका जी दे दिए जाने चाहिए थे ना। डर का अगर ऐसा आलम था, ये कांप रहे थे, इनकी कुर्सी जो है उसका पैर जो है ऐसे लंगड़ा हो गया था, तो फिर दे देते ना रक्षा मंत्रालय, जैसे पिछली सरकारों में हुआ करता था। दे देते ना वित्त मंत्रालय, क्यों नहीं दिया फिर? देखिए, आपके कार्यक्रम का प्रारंभिक उद्बोधन मैं सुन रहा था, आपने बड़ा ही उसको शारीरिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से बड़ा वो समावेशी ठहराया। हालांकि ये आपके अपने आकलन हो सकते हैं, आप समावेशी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, सरकार को समावेशी ठहरा सकती, लेकिन इतना ही अगर अपोजिशन के लोग और जो लोग उनके गठबंधन में हैं, हाँ। अगर एनडीए के और साथियों से इतना ही प्यार है, हाँ। तो उनको मैं चाहता हूं कि जीतन राम मांझी जी को गृह मंत्रालय देना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी को रक्षा मंत्रालय अपने सहयोगी साथियों को देना चाहिए था। अब सवाल यह है कि झुंझुना इसलिए कहा जाता है, देखिए वो एक बात है ना, नहीं मत्स्य पालन झुंझुना है। अब देखिए मत्स्य पालन, चूंकि मैं तो गांव गरीब किसान तो से आता हूँ, फिर मैं जानता हूँ, आप भी समझती हूँ, पंचायती राज झुंझुना है। अब पंचायती राज क्या है आप जानते होंगे। मत्स्य पालन पर पहले बात कर लीजिए। हाँ, मत्स्य पालन की हालात है, तो क्या वो गृह मंत्रालय के समक्ष है, क्या वो रक्षा मंत्रालय के समक्ष है, क्या वो कृषि मंत्रालय के समक्ष है, क्या वो अरे तो कोई कुछ तो क्या चाहते हैं आप? 240 वोटों या सीटों वाली पार्टी जो है वो रक्षा मंत्रालय जो है वो दे दे अपने सहयोगी दलों को, है ना? बस आपने जो कहा, मैं खत्म कर रहा हूं, आपने जो कहा वही मैं कहना चाहता हूं। तो फिर लंगड़ी लूली सरकार कैसे हुई? वही जो आपने स्वीकार लिया, यही तो अधिनायकवाद है, यही तो सांप्रदायिकता है, यही तो सांप्रदायिकता है। सुनिए तो यही तो सर्वश्रेष्ठ बने रहने की, और अभी यही तो सिर्फ बगल में जितिन राम मांझी में मुस्कुरा रहे हैं, आदम है और वो अहंकार है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बीजेपी किसी से, वही हम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अपने सहयोगियों को दफन कर देगी। हाँ। जैसे वो एक समय में नीतीश जी का डीएनए चेक कर रही थी, हाँ। और नायडू साहब की पार्टी तोड़ रही थी, उसका समूचा चरित्र तो यही तोड़ने का और डीएनए चेक करने का। अरे भाई, तो उनको बेगानी शादी में तो नहीं दी रहे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपको क्या करना है भाई? वो वहां पर भाई, फिर आपने गलत बात करा, फिर आपने गलत बात करा। आपको क्या मतलब है? ये बेगानी शादी है लोकतंत्र का। अभी कम से कम आपको भागवत जी की बात सुनना चाहिए। सरकार एनडीए ने बनाई है, मंत्रालय का बंटवारा एनडीए ने किया है, उनका सुनिए तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? बेगानी शादी कर, सत्य प्रकाश जी तो दुखी नहीं हो रहे हैं। लोकतंत्र में एक एक व्यक्ति के मायने हैं, और आप कह रहे हैं कि क्या सरकार मनोज काका, ओके मनोज काका, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? टीडीपी यहाँ पर है, टीडीपी यहाँ पर है, सर सुनिए, टीडीपी यहाँ पर है और जेडीयू यहाँ पर है, दोनों मंत्रालय जिनको मिले हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनको बुलाया हुआ, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? और सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं, अधिनायकवाद जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो ज्योत्सना जी मुस्कुरा रही है। चिंता का इसलिए है कि देखिए टीडीपी के साथियों ने भी कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष उनका बनाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 2014 से अब तक का समूचा चरित्र बस मनोज जी, मैंने ओपनिंग रिमार्क के लिए आपको अच्छा खासा मौका दे दिया सर, मौका दे दिया। ओके, तो जानते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी स्क्रीन पर, सुधांशु त्रिवेदी स्क्रीन पर। सुधांशु जी, आपने सुना, बड़ी फिक्र हो रही है मनोज भाई को,
बड़ी फिक्र हो रही है। यहाँ पर आरजेडी की हमारी साथी सारिका पासवान आई है, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग इतने घमंड में चूर हो गए हैं कि जितिन राम मांझी को रक्षा मंत्रालय नहीं दिया आपने। मतलब देखिए कितनी मजेदार बात है। लालू प्रसाद यादव जी, पहली बात मंत्रालयों को ये लोग अपने हिसाब से स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं, ये कहीं ना कहीं पुराने जमाने की जो अधिनायकवादी मानसिकता है उसके तहत है कि मैं ऊंचा और फला नीचा। मगर कितनी मजेदार बात है अगर उन्होंने ऐसा कहा। अरे मनोज जी अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। फिर बीच में बोलने लगे। मैं कह रही हूँ अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है मनोज जी, मैं वही कह रहा हूँ, बात तो सुनिए। मैं दोनों को टाइम में अरे भाई सुनिए ना, रिमार्क दे देने दीजिए। चिल्लाने लगते हैं। सुनिए, मतलब लालू प्रसाद यादव जी यूपीए में रहे रेलवे और जीतन राम मांझी के दिया रक्षा। मतलब आप मानते हैं जीतन राम मांझी जो है वो लालू यादव से बड़े नेता हैं? बोलिए हाँ या ना। अरे आप हमारे सवालों को जवाब दीजिए। आप सहयोगियों को अच्छा मंत्रालय क्यों नहीं देना चाहते हैं? आप इसका खाद्य प्रसंस्करण में क्या होता है जरा मुझे बताइए। आप खाद्य प्रसंस्करण में क्या होता है जरा मुझे, मेरा सवाल है बताइए ना। जीतन राम मांझी निश्चित रूप से नेता हैं और दलितों के वो आवाज उठाते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि उनका हम लोग सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि आपका समूचा चरित्र ही दलित को उसका हक देने का नहीं है। मनोज भाई, स्टूडियो में खड़े होने का मनोज भाई, मैं आप तीसरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जनता सब देख रही है, समझ में आ रहा है। मैं कह रही हूँ मैंने आपसे बात की, आपने पूरी बात कह दी। ठीक है, आप सुधांशु जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं रिबटल का आपको मौका दूंगी। अब सुनिए, एक बात मनोज जी ने बड़ी बढ़िया कही कि दफन कर देने वाली बात, तो मुझे याद आया लालू यादव जी ने संकल्प लिया था कि कांग्रेस को दफन करेंगे जब वो मीसा में बंद थे। MISA जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट इमरजेंसी के समय, मगर जब सत्ता में आए तो गठबंधन कांग्रेस से था और कांग्रेस को दफन कर दिया बिहार में। और सुनिए, कांग्रेस के समर्थन पे मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। अयोध्या में गोली चलाने के बाद कांग्रेस को यूपी में दफन कर दिया। कम्युनिस्टों को ममता बनर्जी ने दफन कर दिया। बहुत अच्छा कहा है, ये सब एक दूसरे को दफन करके आगे निकले हैं। शरद पवार जी की कांग्रेस उभरी थी तो उसने कांग्रेस के विरुद्ध किया था और कांग्रेस से बड़े हो गए थे। अब चिल्लाइए, फिर भी तो चिल्ला रहे हैं। अरे मैं तो लिखा बता रहा हूँ किसने किसको दफन किया था, ये साफ दिखाई पड़ रहा है भाई। और सुनिए, चरित्र ही रहा है लोगों का दफन भाई, बीच में डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं हमेशा। जैसे अनकंफर्टेबल फैक्ट चाहता बीच में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और अब मेरे भाई आज तो सुन लो, और आज मजेदार बात क्या है, अभी मनोज काका अब ये चौथी मर्तबा है। मनोज काका, मैं आपको मनोज काका हकूक की बात करते हैं। मनोज काका बस रुक जाइए। कम से कम कितनी बार आपको टोकना पड़ेगा और कौन सी भाषा में टोकना पड़ेगा? अगर ये बात आप नहीं मानेंगे तो फिर मैं आपको स्क्रीन से हटा दूंगी। अरे अब हमारी मैं स्क्रीन से हटा दूंगी। सुन लिया ना सर मनोज काका, आप मेरी बात सुनेंगे? वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। चौथी बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अभी 8 मिनट हुए हैं मनोज काका, बार मैं आपको मौका दूंगी। आपने इतने तंज कसे हैं, वो अपनी बारी का इंतजार करते रहे। सुधांशु त्रिवेदी, अरे भाई अपने टर्न का इंतजार करिए, मेरी बात की धज्जियां उड़ा दीजिएगा। मैं आपको पूरा मौका दूंगी, बोल तो लेने दीजिए ना। आप मेरी बात के चिन्ह उड़ा दीजिएगा जब आपका टर्न आए। दूसरे में डिस्टर्ब मत करिए। अब मैं बताता हूं, इन्होंने कहा एक दूसरे को। अभी बताइए, इंडी गठबंधन की जो 232 सीटें आई हैं, ये 75 सीटों पर तो एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। ये बैसाखी नहीं, लाठी लेके लड़े हैं। बताइए, बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस खिलाफ लड़ रही थी 42 सीटें, पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस खिलाफ लड़ रही थी 13 सीटें। अब ये बताइए, ये एक दूसरे के खिलाफ लड़के आने वाले लोग, और आज ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये एक दूसरे के बहुत साथ में रहेंगे, तो आप ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इन लोगों के मन में खुद किस प्रकार की स्थिति। और अभी इंडी गठबंधन में रहते हुए एक बात कह दूं, मध्य प्रदेश में अखिलेश जी ने कांग्रेस को चालू पार्टी कहा और कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को चिरकुट पार्टी कहा, और अखिलेश जी को अखिलेश बखलेश बोला गया। ये तो इंडी गठबंधन में रहते हुए बगैर सत्ता में आए हुए एक दूसरे के बारे में ये स्थिति है। और केरल में लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके हैं, तो ये 50 सीटें तो एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए हैं। बातें कही, जेडीयू ने आपको 10 तरीके की बातें की, लेकिन आज आप साथ हैं। यही आरएलडी के साथ भी हुआ है, आप उस पर जवाब दे। नहीं, अरे भाई कहीं नहीं, सुनिए रूबिका जी, अरे कहीं थी नहीं, ये कहीं है। 2024 में एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, ये आज का बयान है।
एनी राजा ने राहुल गांधी के खिलाफ कहा, पिनारी रजत ने कहा कि राहुल गांधी को लड़ना है तो बीजेपी के खिलाफ लड़े जाके, केरल से क्यों लड़ रहे हैं? ये तो आज 2024 का बयान है भाई। 30 सेकंड में आपके पास देखिए पूरा देश ये देखे, सुधांशु जी की कम से कम भारतीय राजनीति में, बीजेपी में मैं समझता हूं कि अमित शाह जी से कमतर ही हैसियत होगी। अमित शाह जी ने बिहार में क्या भाषण दिया, अब हम कभी नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में लेने वाले नहीं है। डीएनए नीतीश कुमार का जांचा गया। 2018 में किसकी पार्टी तोड़ी गई? चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तोड़ी गई। और आप कह रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं, और हमारे अब उत्तर प्रदेश में एक पार्टी के नेता ने तो आपको मंदिर में भेज रहा था, तहसीन पूनावाला दिन लिए फिरते हैं। तहसीन पूनावाला एक बड़ा सवाल, आवाज बंद कर लीजिए मनोज काका की। स्क्रीन पर आप तहसीन पूनावाला को रखिए। तहसीन पूनावाला, ये जो आज झुंझुना हल्के मंत्रालय, अरे भाई क्या मतलब है आपको? आप लोग मुद्दों पर बात कीजिए ना, मंत्रालय ये जाने, इनका काम जाने, उसमें आपका लेना एक ना देना दो, फिर क्या? या फिर आप ये कह दीजिए कि जेडीयू को अभी भी आप लोग रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, आरजेडी की तरफ से हो या शिवसेना की तरफ से। आदाब रूबिका जी, नमस्कार सभी फेलो पैनलिस्ट को आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज, ये बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है, वो किसको मिनिस्टर बनाते हैं और कौन से मंत्रालय तय करते हैं, बिल्कुल उनका विशेष अधिकार है। मुझे लगता है एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते, हालांकि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ भाजपा के खिलाफ, कि ये गलत इशू है इस पर जाना। जो मेन मुद्दा है जिस पे विपक्ष शायद मिस कर दिया और जिस पे अगर सुधांशु जी रोशनी प्रकट करे, वो ये है, और रूबिका जी कल आपके न्यूज चैनल के भी रिपोर्टर्स थे, प्रेस ब्रीफिंग का वादा हुआ था, ये कहा गया था कि प्रेस ब्रीफिंग होगी। कल एक ऐतिहासिक पहली कैबिनेट मीटिंग थी, प्रधानमंत्री जी के का स्पीच है, उसके बाद ऐतिहासिक फैसला हुआ, 3 करोड़ नए घर का प्रधानमंत्री जी ने साइन किया, और इन सब के बाद 4 कुर्सी लगने के बाद पहली कैबिनेट ब्रीफिंग नहीं हुई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार नाराज है, एकनाथ शिंदे जी नाराज है, हालांकि उनके बेटे ने क्लैरिफाई करने की कोशिश की, लेकिन हम जानते क्या है, और कैबिनेट में एक्चुअली इतनी कल उठल पुटल होगी, इसलिए कैबिनेट ब्रीफिंग नहीं। वरना रूपिका जी आप मुझे बताइए, जहां पर 4 कुर्सी लग गई, वहां पे रूपिका जी के रिपोर्टर्स पहुंच गए, क्या प्रेस ब्रीफिंग? और ये और कैबिनेट ब्रीफिंग पहली कैबिनेट ब्रीफिंग, ठीक है, और किसी कैबिनेट ब्रीफिंग अब मैं पूछ लेती हूँ ना, सुधांशु जी यहीं पर मौजूद है। सुधांशु जी, पहला दिन, और देखिए वो जो खुफिया सूत्र होते हैं, उन्होंने तो मैं फोटो दिखा देता हूँ, माफी चाहता हूँ बीच में बोलने का, वो फोटो दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं आपसे महाराष्ट्र के आपके साथी संभल नहीं पा रहे हैं, इसलिए ना हो पाई ब्रीफिंग। देखिए तहसीन भाई ने जो बोला, ये युवा हैं और प्रबुद्ध हैं, तो इन्हें समझना चाहिए, अगर किसी सहयोगी दल ने कोई बयान दिया तो वो कैबिनेट के अंदर की तो प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, तो कैबिनेट ब्रीफिंग का उससे क्या लेना देना है? कैबिनेट ब्रीफिंग इस बात पे होती है कि आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट मीटिंग के बाद ये चीजों के बारे में सरकार ने निर्णय लिया, और यह हर कैबिनेट मीटिंग के बाद होती है, और इसके लिए सरकार का आधिकारिक प्रवक्ता या आईएनबी मिनिस्टर आके ब्रीफ करता है। जैसे पहले अनुराग ठाकुर आते थे, वो आके सरकार के बिहाफ के ऊपर आईएनबी मिनिस्टर के रूप में करते थे, और उस समय तक विभाग का बंटवारा नहीं हुआ था। अभी सरकार का ऑफिशियल प्रवक्ता या आईएनबी मिनिस्टर अब अलॉट हुए थे, तो निश्चित रूप से होने लगेगी, मगर कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ये बयानबाजी नहीं होती है कि साहब मुझे ये वाला विभाग नहीं मिला, मुझे वो वाला विभाग नहीं मिला। तो कैबिनेट मीटिंग का इससे ब्रीफिंग का इससे कोई कनेक्शन नहीं, ये आपका कनेक्शन बिल्कुल गलत था। ओके, कैबिनेट ब्रीफिंग अलग चीज है और सहयोगी दलों की भावनाएं अलग है। टीडीपी के भी प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं और जेडीयू के प्रवक्ता भी, प्लीज हाँ एक लाइन ले लीजिए। एक ही लाइन। मैं सुधांशु जी की बहुत आदर करता हूं, लेकिन क्या ये बात भाजपा को और क्या कैबिनेट को और वहां के सारे ब्यूरोक्रेट्स को पता नहीं थी कि एलोकेशन या पोर्टफोलियो का कि मीटिंग की तैयारी हो गई, रिपोर्टर्स को बुलाया गया, फिर आप बहाना दे रहे हो कि नहीं हमारे पास आईएनबी मिनिस्टर नहीं था, हमारे पास ब्रीफिंग नहीं था। सवाल ये कि 4 मंत्री इसकी ब्रीफिंग करने वाले थे, 4 कुर्सी लगी हुई थी, उसके बाद कैंसिल हुई। इसका साफ साफ मतलब है कि उस कैबिनेट मीटिंग में सहमत नहीं थी, लोग उस एक पेज पर नहीं थे, इसका साफ मतलब होता है। आप किसी भी तरह से छुपा लीजिए, जिनको एक पेज पर होना है वो दोनों यहाँ पर मौजूद है ना। सबसे पहले सत्यप्रकाश जी बताइए, आप लोग एक पेज पर नहीं है, आप लोग यहाँ पर इन लोगों को परेशान कर रहे हैं या ये आपको परेशान कर रहे हैं? सच बताइए। इनकी ताका झांकी गलत जगह हो रही है। इनके समझ में नहीं आ रहा है कि हारने के बाद 99 सीट पर बैठने के बाद, आरजेडी की 4 सीट पर बैठने के बाद आखिर करे क्या। इनको अपनी भूमिका समझ में नहीं आ रही थी, ये बस कर रहे हैं ताका ताकी ताका झांकी। आप समझिए, तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष के नेता हैं, वो भारत के पंचायत को झुंझुना बता रहे हैं। 2.5 लाख पंचायत को सारिका जी बैठी हैं, जवाब देना पड़ेगा तेजस्वी यादव को इस देश को कि क्या इस देश का पंचायत झुंझुना है देश में? एक छोटी सी इकाई को आप झुंझुना बता रहे देश में? क्या लघु उद्योग झुंझुना है इस देश में?
क्या फूड प्रोसेसिंग झुंझुना इस देश में? आपको यह तय करना पड़ेगा मंत्रालय कितना महत्वपूर्ण और कमजोर होता है। यह आपसे नहीं सीखना। हर काम इस देश को, राष्ट्र निर्माण के हर काम को आगे बढ़कर हर पार्टी करे और समय के स्वभाव से करे। आपने इस तरह निरादर किया है इस देश के पंचायत का, इस देश के लघु उद्योगों का। आपको समझ में नहीं आता कौन सी दवाई खा रहे कांग्रेस, कौन सा दवाई सप्लाई कर रही है? वो ये कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी को रक्षा मंत्रालय मिला था कि नहीं मिला था? समाजवादी पार्टी को रक्षा, आरजेडी को रेल मंत्रालय मिला था कि नहीं? समाजवादी पार्टी जिस समय सरकार में थी, वो उप मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वो यूपीए की नीति रही होगी। लेकिन जो देश के, उन्होंने लाठी मंत्रालय मांगा था लालू प्रसाद यादव। लाठी मंत्रालय, मनोज जी, मनोज जी, यूपीए मनोज जी, ये तरीका ठीक नहीं। मनोज जी, ये तरीका ठीक नहीं है। मनोज जी, ये तरीका ठीक नहीं है। आप अपनी बारे में बोलते नहीं है, आप उदंड हैं। फिर ये तरीका ठीक नहीं है। अरे आपकी बात समझ चुका हूं मैं, ये तरीका ठीक नहीं। आपकी बारी आई, बोलिएगा। आप तरीका ना बताओ, तरीका ठीक नहीं है। आप बीच में कूद कर बोलने का तरीका आप ये। इतना आवेश यार आवेश नहीं, आप दूसरे के बारे में क्यों? आपको शुरू से देख रहा हूं, कम से कम समझ रहे हो जी बोल रहे हैं, उससे एनडीए विनायकवादी है, इसके लिए आपको साधुवाद। अरे चुप रहिए, आपकी बारी आई, बोलिएगा। कम से कम इतना तहजीब सीखिए। लेकिन जो सवाल आपने नहीं, मैं रुक जा एक मिनट। मुलायम सिंह जी की पार्टी ने अगर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया तो बाकी कार्यकर्ता को झुंझुना ही पकड़ाया था ना। सारे परिवार को संसद भेज दिया तो बाकी कार्यकर्ता को झुंझुना पकड़ाया था। बोलेंगे इस चीज पर, मुंह बंद हो जाएगा इस चीज पर। आप समझिए, देश में कोई भी मंत्रालय, कोई भी कार्य महत्वपूर्ण है और उसको जनता दल यूनाइटेड और तमाम जो भी सहयोगी दल है बराबर हिस्सेदारी के साथ उस पर काम करें। अरे सारे कार्यकर्ताओं को झुंझुना पकड़ा दिया, मुलायम जी ने अखिलेश को मुख्यमंत्री बना दिया, मनोज जी को बनाते तो समझते नहीं, जिसने आपका अरे सारे परिवारवादी पार्टियों ने आम कार्यकर्ताओं को झुंझुना ही पकड़ाया है, अपने परिवार को संसद भेजा है हमेशा, और किसी को नहीं भेजा। मर्म नहीं समझते हो, डीएनए का मतलब समझ पाते हो कि नहीं? जिसने आपके डीएनए तक चेक करा, जिसने आपको तमाम गालियां दी, अरे तो आपको भी तो 10 चीजें बोली है, लेकिन आज की तारीख में मनोज काका, सत्य प्रकाश जी, दोनों ने अपनी अपनी बात कर ली, दोनों ने अपनी अपनी बात कर ली। वहाँ टीडीपी की ज्योत्सना जी भी हमारे साथ है। ज्योत्सना जी, अंदर की खबर बताइए। ये कह रहे हैं आपने जो जो मांगा वो आपको दिया नहीं गया, स्पीकर पद मांगा है क्या आप लोगों ने? रूबिका जी, पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा मुझे बोलने का मौका दीजिए, कोई इसमें बीच में ना आए। पहली बात, इनके तो थोड़े आरोप हैं अभी जो मैं लिख के रखी हूँ, वो क्या बोले, मनोज जी है या फिर कोई और है। पहले तो ये आरोप है कि 2019 में शायद टीडीपी पार्टी को तोड़ा है, बीजेपी पे ये लोग ये आरोप 18 या 19 में तोड़ा है, ये आरोप ये लोग लगाए, वो बिल्कुल गलत है। पहली बात, हम लोगों ने मुद्दों के बेसिस पे हम लोगों ने एनडीए से बाहर आए थे, हम लोग मुद्दों के बेसिस पे। इट वाज इश्यू बेस्ड डिफरेंसेस बोलते हैं रूबिका जी, ठीक है। पहली बात उस पर तो मैंने क्लैरिफिकेशन दे दी। और दूसरी बात ये है, मुझे ये समझ में नहीं आता इनका प्रॉब्लम क्या है रूबिका जी, प्रॉब्लम क्या है? मतलब हमको, हमें चाहे वो जेडीयू हो या टीडीपी को, हमें ऐसे मंत्रालय मिले, वैसे मंत्रालय मिले, सब मंत्रालय अच्छे होते हैं। एक देश को आगे बढ़ाने के लिए एवरी मिनिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट, पहली बात। दूसरी बात, ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये कौन है ये डिसाइड करने वाले कि ये मंत्रालय अच्छा है, ये वो मंत्रालय अच्छा नहीं है? डू यू मीन टू सी, जैसे कि टीडीपी को आज सिविल एविएशन मिनिस्ट्री मिला है, 2014 में भी हमको वही मिनिस्ट्री मिला था, एक्सेप्शनल उसमें हमने अच्छा किया था, और आज वो जरूरी है, आंध्र प्रदेश को वो जरूरी है, हमें वहां पे भोगापुरम एयरपोर्ट कंप्लीट करना है, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश को वो बहुत अच्छा, एक बहुत अपलिफ्टमेंट देगा। हमारी हम रिक्वायरमेंट हमको है। ज्योत्सना जी, मैं समझ गई, सिविल एविएशन आपको मिल गया, स्पीकर पद की आपने क्या मांग की है, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। नहीं, मैं ये बात आपके चैनल में ही कई बार बोल चुकी हूँ, नहीं, हमने कोई मांग नहीं की है, ये एनडीए की सरकार है, हम एक दूसरे से मिलजुल के चुनाव लड़े। मनोज काका, आप बताइए। एक मिनट रूबिका जी, इन लोगों की तरह एक राष्ट्र में हम लोगों ने आपस में नहीं लड़ा, दूसरी राष्ट्र में हम लोगों ने मिलजुल के नहीं लड़ा, ये हमारी नीति नहीं है। हम पूरे देश में, जैसे कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम जनसेना, भारतीय जनता पार्टी, समझ गई ज्योत्सना जी, आप ये कह रहे हैं कि कई जगह इंडिया अलायंस था, कहीं पर नहीं था, लेकिन बाकी सब जगह एनडीए था, यानी जिसे आप एनडीए अलायंस कह रहे हैं, वो हमेशा हर जगह इंटैक्ट था। मनोज काका, क्या आपको इस बात की जलन हो रही है?
बिल्कुल हो रही है। अरे मुझे बिल्कुल, हम सभी को, चूंकि मैं और मुझे वाली बात नहीं, हम सभी को किसी तरह की कोई जलन नहीं हो रही। अब इस बहन से यह पूछिए कि 4% आबादी को 4% आरक्षण दिया जाएगा कि नहीं मुस्लिम साथियों को। इस पर भारतीय जनता पार्टी और जिनके साथ इस सरकार में है वो सहमत है कि नहीं? अग्निवीर योजना खत्म होगी कि नहीं? एनटीए का जो पेपर लीक हुआ है उस पर क्या सवाल होगा? ये सब जो सवाल है इस पर भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है उस पर समझिए। और अरे सुन तो लीजिए उसके मेमोरेंडम में क्या है, सुनिए तो बहन, सुनिए। उसने कहा एक देश एक पार्टी, एक देश एक चुनाव। उसमें आप जैसे क्षेत्रीय दल कहां खड़े होंगे जरा ये पूछिए। और सभी लोग आप हो सकता है नए मनोज काका के जो राष्ट्रीय आपने पूछा ना अपने सवाल, मनोज काका सवाल, मनोज काका ज्योत्सना जी एक सेकंड मनोज काका आपने सवाल पूछा। स्क्रीन पर सुधांशु त्रिवेदी, देखिए पहले ऐसे था कि विपक्ष का इतना आंकड़ा नहीं था, आज 235 के साथ आपको लगता है कि हर मसले पर, हर मुद्दे पर अब ये पुरजोर तरीके से आपके सामने आकर खड़े होंगे, चाहे वो मंत्रालय का बंटवारा हो कि साथियों के साथ आप कैसे पेश आ रहे हो वो रुख हो। देखिए मैंने पहले बताया 232 में 50 एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं और अभी तुरंत ही हमसे तो ये सवाल पूछ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 3 दिन पहले क्लियर कर दिया कि कांग्रेस से उसका गठबंधन समाप्त दिल्ली में, वो केवल लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा अलग लड़ेंगे। तो ये तो आंखों के सामने दिख गया। और मनोज जी से मैं कहूंगा जरा ध्यान दीजिए, कांग्रेस ने कहा है कि वो विजय यात्रा निकालेगी उत्तर प्रदेश में 403 की 403 विधानसभाओं में। अब ये स्पष्ट करें कि सपा कांग्रेस मिलकर लड़ेगी और 403 के ऊपर कांग्रेस की यात्रा का मतलब समझिए। जिस फैक्टर की वजह से आप साथ में आए थे ना, मुस्लिम फैक्टर में, अब वही आपके लिए खतरा हो गया, उसका पुराना वाला आशिक आ गया है। अब कांग्रेस मुस्लिमों से कह रही मैं हूं तेरा पुराना आशिक पुराना हूं, और ये कह रहे हैं अरे ये खतरा ये नया वाला है। तो अब मुझे लगता है वही दोनों के बीच में एक होने वाला। तो ये बता दें कि ये हम तो कह रहे हैं जिनके साथ हमारा गठबंधन, हम विधानसभा मिलकर लड़ेंगे। अब ये बताएं कांग्रेस से मिलकर लड़ेंगे और 403 की 400 विधानसभाओं के ऊपर कांग्रेस की यात्रा का इनके हिसाब से क्या अर्थ है? कौन कितना बड़ा आशिक, जवाब दे दीजिए मनोज काका। देखिए एक जो बात है कि तू इधर उधर की न बात करिए, बता कि कारवां क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। हम लोग वो राजनीतिक दल हैं कि सभी को हर जगह राजनीति करने का संपूर्ण हक है। जो राजनीतिक दल है पूरे देश में करे। आपकी तरह ईडी सीबीआई लगा करके जो लोगों के नुमाइंदगी के संस्थान है उनको दमनकारी नहीं बनाते। हम चाहते हैं कि सब प्रचार करें, लेकिन पहले साहब ये बताइए कि अब 4% आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे। आपने तो इतनी बड़ी पार्टी होने का दम्भ बढ़ते हैं और आपको पता है कि आपके पार्टी में जो हमारे देश का जो 20% तबका, हम उसको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सब तरह की हिस्सेदारी देंगे, दलित को देंगे, पिछड़े को देंगे, लेकिन आप एक वर्ग को नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? इस हिंदुस्तान में 100% अपने नागरिकों के हर तरह के हिस्सेदारी का हक है। आपने क्यों नहीं 5 ही सांसदों को अल्पसंख्यक वर्ग के टिकट दिया? ये सवाल है। आपके यहाँ भागीदारी एक वर्ग की 0 क्यों है? ये सवाल है, इसका जवाब दीजिए। मैं केवल इनके सामने, ये हमसे कहते हम हिस्सा नहीं देते 20%। मैं चुनौती में कहता हूं 542 में 120 मुसलमानों के नाम बता के जाए जिनको टिकट दिया हो। मनोज काका चिल्लाइए नहीं, आपकी बहुत गलत आदत है चिल्लाने से। आप दर्शकों में अब मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, चिल्लाइए नहीं भाई, फिर सवाल ही सवाल पूछते रहे। मेरे सवालों का जवाब ये 5वीं मर्तबा है जब मैं आपको टोक रही हूं। मैं किसी अरे मैं यही जवाब दे रहा हूं, हमने एक भी टिकट नहीं दिया। बताइए समाजवादी पार्टी ने 80 में 16 मुसलमान दिए कि नहीं दिए? 540 में 110 दिए कि नहीं? बताओ, 110 बता के जाओ, फिर हमारे ऊपर सवाल करो। महाराष्ट्र में एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। हमसे सवाल पूछ रहे हैं हिस्सेदारी, जवाब पटेल लड़ाया, 16 टिकट क्यों नहीं दिए? हमने बताइए, एसपी हसन सिटिंग एमपी का टिकट काट दिया मुरादाबाद में, क्यों काट दिया मेरे भाई? बताओ तो। बोल नहीं पा रहे, 2 सीटों पे माननीय अखिलेश। अरे भाई मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, हिस्सेदारी का दावा करने वाले ये तो बताएं कि खुद कितना हिस्सा दिया। और मैं एक और बात कहूं, जिताया मनोज काका कितना बोलेंगे आप? प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हर बार आप टोक रहे। अरे सवाल आप भी पूछ रहे हैं, ठीक है पूछ रहे हैं, पर वो आपके बारे में, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं। जनता के मैं ट्वीट्स भी पढ़ रही हूँ सर। अरे अच्छी बात है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बोलते रहेंगे।
अरे 30 मिनट में 12 मिनट आप बोले प्रभु, 12 मिनट आप बोले। आपको साधुवाद, आपने समय नहीं, दिया। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि अब आप दूसरों को सुनने की भी चेष्टा कीजिए। आप तो प्रबुद्ध जनों में से एक है ना, चेष्टा कीजिए ना, कोशिश कीजिए, इतना मुश्किल नहीं है, कोशिश कीजिए। लाल टोपी सर पर है, लाल टोपी सर पर है, चेष्टा कीजिए। ओके, बस संक्षेप जाइए, संक्षेप में। हाँ, संक्षेप में जवाब देता हूं। हमने जो कहा वो हम करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कार्यभार संभालने के बाद पहली फाइल साइन की, किसानों की सम्मान राशि की 17वीं किस्त। हमने कहा था 2-2 हजार रुपए साल में 3 बार मिलेंगे, देंगे। अब तो चुनाव आचार संहिता खत्म हो गई, इन्होंने कहा था 8,500 रुपया महीना खटाखट आएगा। तो जहां सरकार है भेजो ना खटाखट, पंजाब में भेजो, कर्नाटक में भेजो, तेलंगाना में भेजो, बंगाल में भेजो, खटाखट। क्यों नहीं भेज रहे मेरे भाई? केंद्र में सरकार नहीं तो राज्य में तो है, 8,500 नहीं 6,500 ही भेजो। क्यों नहीं ये भेज पा रहे हो सिर्फ आप? झोला देने के लिए था। भेजो भाई, क्यों नहीं भेज पा रहे? खटाखट भेजो। जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब और फटाफट दीजिएगा। फटाफट देता हूँ, मैं तो किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। हाँ। नहीं, सुधांशु जी से मैं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनकी भी उम्मीद सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष से के जो वादे किए वो निभाएंगे और भेजेंगे पैसा, खटाखट फटाफट भेजेंगे। अगर फटाफट जीएसटी के ड्यूज जो सूबे के वो क्लियर हो गए, सूबे के ड्यूज लेकर बैठी है केंद्र की सरकार। लेकिन दूसरी चीज, और मैं तो पूर्ण चीज से अपनी बात करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। सुधांशु जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर अलायंस टूट गया। अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए, असेंबली के लिए था ही नहीं। आप लोग ने कांग्रेस सांगमा के साथ क्या किया? आपका अलायंस कैसा चल रहा है? आप लोग तो पार्टी को तोड़ते हैं। आप करें तो चमत्कार, हम करें तो गुनहगार। ऐसा नहीं चलेगा सुधांशु जी। हम जो करे वो देश हित में कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो भाजपा हित में कर रहे हैं। ओके, सत्यप्रकाश जी, सुधांशु जी मौका दूंगी मैं। सत्यप्रकाश, गलती हो गई थी कि मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री थी वो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, वो समाजवादी घटक दलों की सरकार थी, कांग्रेस का समर्थन था। अब आते हैं इस पॉइंट पर फिर से कि जो ये सरकार बनी है उसकी जो राष्ट्रीय नीतियां हैं उसको लागू करने के जो सभी उपक्रम है, जो संकल्प पत्र है, हाँ। और जो एनडीए की तरफ से कई प्रस्ताव हैं कि किसी नीति। सत्यप्रकाश जी, बस एक बात मुझे बताइए, क्या ये जो आपका कुनबा है ये वाकई फ्रैक्चर्ड है? इसलिए फ्रैक्चर्ड कि कहीं भी एक जोर का हथौड़ा पड़ा तो आप जो है टूट बिखर जाएंगे? विश्वास रखिए कि जो विपक्षी दल है उसको वो चाहता है कि ये फ्रैक्चर हो जाए, जबकि सभी लोग जो चुनाव साथ में लड़े, बिहार में हम चुनाव साथ में लड़े, एनडीए का बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा, टीडीपी बहुत अच्छा सीट जीत करके आई आंध्रा से, तो ये गठबंधन बहुत ही मजबूत है। इसकी चिंता किसी को नहीं करने की जरूरत है। और जिनको इसकी चिंता है वो अपनी चिंता करें कि वो कह रहे थे ना काफिला क्यों लूटा। अभी उत्तर प्रदेश में 403 सीट पे निकलेगा ना जब उनका रैली, तब आपका काफिला लूटेगा, उस दिन आपको पता चलेगा। लास्ट 30 सेकंड सर, मनोज जी जवाब दीजिए। भारतीय राजनीति में माननीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय नहीं पूरी दुनिया के राजनीति में सुचिता और समावेशी और विकासात्मक राजनीति परिवारवाद जोड़ दीजिए भाई। पीडीए के संकल्पना के और अवधारणा के नायक हैं बहुजन वर्ग। परिवारवाद तो जोड़िए, पत्नी को भेजा, भाई को भेजा, भतीजा को भेजा, चाचा को भेजा, ताऊ को भेजा, परिवारवाद तो जोड़िए। वो बोलते नहीं है, अब आपको बोलने नहीं दूंगा, आपने बहुतों को बोलने नहीं दिया। अब आप देखिए आपकी आवाज से ज्यादा तेज है मेरी आवाज। परिवारवाद जोड़िए, परिवारवाद, 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 पति पत्नी बेटा भाई भतीजा नाती पोता बाप। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, लेकिन अब एक आखिरी क्लोजिंग रिमार्क सुधांशु जी। अब सवाल जो है इसी बात पर है कि आपके हर एक मूव पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि दो ऐसे जरा आपसे नाराज हुए तो फिर सबका सब बिगड़ जाएगा। 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। 32 सेकंड में। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, हम मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता का प्रतीक है और ये लोग विश्वसनीयता के संकट के। तहसीन भाई जीएसटी का हवाला देने लगे, उस टेक्निकल में नहीं जाता। चलो भैया, आपने राहुल गांधी ने कहा था कि मैंने बिहार में सरकार से कहा, देखो भैया तुम्हें तो जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी, वैसे वो सर्वे था। हाँ। तो ये आरजेडी वाले प्रवक्ता बता दे कि उन्होंने राहुल गांधी कहने पे क्या, चलो अब कांग्रेस करवाए, उसमें जीएसटी करो, हिमाचल में करवाइए, बंगाल में करवाइए, दिल्ली में करवाइए, और कर्नाटक में तो करके रखा हुआ उसे जारी कर दीजिए। इसमें तो जीएसटी आड़े नहीं है भाई। यानी कुल मिलाकर साफ नजर आ रहा है सुधांशु जी, ये सवाल और जवाब अब और तीखे और सामने आएंगे। अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। मेरे खुदा आगे की लाइन दर्शक खुद और समझ जाते, मैं बोलना नहीं चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही था, लेकिन अब असल राजनीति तो अब दिखने वाली है ये मोदी 3.0 में। देखते रहिए न्यूज़ 18।